हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज हम जानेंगे स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में जो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, आवश्यकता एवं कार्य का वर्णन। ये क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। शैक्षिक नेतृत्व का क्या अर्थ है, उसकी आवश्यकता क्या है और उससे कार्य क्या है। तो इसको हम इस प्रकार देखेंगे। नेतृत्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नेतृत्व का क्रम विकास उस गतिशील अन्योन्य क्रियाशील वर्ग से होता है जिसके सदस्य एक साथ एक व्यक्ति से प्रतिबद्ध होते हैं और वर्ग के उद्देश्यों से सरोकार रखते हैं। इस प्रकार एक नेता कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्तियों अथवा वर्ग द्वारा सहायता के उपलब्ध स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है। हम सब जानते हैं नेता हमारे बीच का होता है, हमारे वर्ग का होता है, हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का होता है। जैसे हम भूमि में हम समझ सकते हैं, जैसे क्लास का क्लास मॉनिटर, अनुशासन प्रमुख, विद्यालय प्रमुख, सेनापति। इसी तरह कक्षा का क्लास टीचर उस क्लास का प्रतिनिधित्व करता है, विद्यालय का प्रधानाचार्य उस विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह नेता का भी एक गुण है जो हम आगे समझेंगे। नेतृत्व व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य संपन्नता के लिए पर्याप्त रूप से मान्यता प्रदान करता है। कार्य संपन्नता सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा किया गया अंशदान है। शक्ति और पद हमेशा नेतृत्व के मापदंड नहीं होते। मतलब जरूरी नहीं किसी के पास शक्ति है तो उस चीज का प्रयोग कर रहा है। हो सकता है आपके पास शक्ति हो और पद ना हो, और आपके पास पद हो और शक्ति ना हो। जैसे एक कहावत कही गई है कि जब आपने के पास दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। तो हो सकता है शक्ति और पद हमेशा नेतृत्व के मापदंड नहीं होते। नेतृत्व के लिए कुछ विशिष्टताओं की आवश्यकता होती है जो कि एक प्रभावकारी नेतृत्व में अवश्य होनी चाहिए। जो लीडरशिप है उसमें सम मेरिट्स इज enlightened engaged there the personality. Now we have discussed about things. वे गुण, विशिष्टताएं और कौशल जो एक प्रभावशाली नेतृत्व और नेता में होते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले उसके अंदर मिलनसारिता होनी चाहिए। अगर मिलनसारिता नहीं होगी तो उसके पास एक जनसमूह वर्ग विशेष एक वृहद रूप से नहीं जुड़ पाएगा। बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि हमको कब अपनी चीजों को बढ़ाना है, कब अपनी चीजों को कम कर लेना है। आत्मविश्वास, अनुकूलनशीलता, समय के अवसर। जैसे हम किसी संस्थान में गए, किसी लोगों के बीच गए, अपने विपरीत विचार के प्रति लोगों के बीच में गए, लेकिन उनके विचारों हमारे विचारों में वैचारिक भिन्नता है, हमारे विचार मिलते नहीं, लेकिन उन बीच हमें अपना समन्वय स्थापित करना, अपने आपसी समझ के साथ अपनी बात को रखना, अपने लोगों की बात को रखना। ये एक नेता और एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमेशा उसकी पर्सनालिटी में होना चाहिए। उसके पर्सोना, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता, पहल शक्ति, सृजनशीलता, सहयोग, विद्वता, जोखिम उठाना और वाचिक स्पष्टता, ये सब चीजें उसकी एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के रूप में होनी चाहिए। उसको बुद्धिमानता इसलिए जरूरी, बुद्धिमानी इसके लिए जरूरी है, विजडम, कि कब हम अपने चीजों को आगे बढ़ाएं, कब हम लोहा गर्म है हम चीजों को भुना सकते हैं, अपने लोगों की समस्याओं को हल करा सकते हैं, किसी संस्थान से, किसी चीज से, हमारे बच्चों हैं, कोई भी चीजें हैं। अब हम आगे देखेंगे। जैसा कि हमने ये देखा कि महात्मा गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में लागू किया। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन लागू किया कि भाई चलिए अच्छा असहयोग आंदोलन हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि असहयोग आंदोलन जब चालू हो गया, एक फुल स्पीड में चल रहा था, लेकिन उस असहयोग आंदोलन की दिशा और दशा तब बिगड़ गई जब बारदोली में प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी और एक आपने सुना होगा चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। गोरखपुर के पास चौरी चौरा हत्याकांड। उस समय महात्मा गांधी ने रुष्ट होकर अपनी चीजों को वापस कर लिया। महात्मा गांधी उस समय जिस समय संचार की इतनी चीजें नहीं थी, फोन, मोबाइल फोन की बात ही छोड़िए, लेकिन तब उस समय एक बड़े नेतृत्व को, बड़े आंदोलन को खड़ा करना अपने आप में उस व्यक्ति की गरिमा और चीजों को दिखाता है। तो उन्होंने उस आंदोलन को वापस लिया
और जब ये फरवरी 1922 में आंदोलन वापस हो जाता है तुरंत, क्योंकि शायद पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे, 20-22 पुलिसकर्मी, क्योंकि वो एक सही समय था। अगर वो असहयोग आंदोलन के समय अगर वो चीजें वापस ना करते तो उस समय हमारे देशवासी जो निहत्थे थे, अंग्रेजी सरकार उनको कुचल देती और बहुत ही अपभ्रंश के रूप में चीजें हो जाती। तो अब हम जानेंगे, तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विभिन्न चीजें, जिम्मेदारियां होनी चाहिए। यदि मैंने कोई चीज लिया है तो उस चीज को निभाना जरूरी है। विश्वसनीयता, पहल शक्ति, सहयोग, जोखिम उठाना और वाचिक स्पष्टता का मतलब आप समझते हैं। यदि मुझे किसी जनसमूह, समाज, कक्षा, क्लास, मॉर्निंग असेंबली, हम शैक्षणिक पृष्ठभूमि में देख रहे हैं तो मॉर्निंग असेंबली है, हम अपने मित्र है, अपनी टीम है, अपने खेल की कोई टीम है, कोई हमारा असाइनमेंट मिला है, किसी भी टीम है, यदि किसी को एक टीम लीड के लिए दिया गया कि आप अपनी टीम का लीड करेंगे, लीडर है आप अपनी टीम के, यदि वो अपनी टीम के को ये नहीं बता पा रहा कैसे क्या करना है, कहाँ पर हमें किन चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे, किन चीज़ों को आप करेंगे, ABCD में माना B है, तो वो जो कम्युनिकेशन अगर उसका सही नहीं होगा तो अपने लोगों के बीच वो एक तारतम्यता और जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी वाचिक स्पष्टता बहुत हो रही है। वाचिक स्पष्टता, मिलनसारिता, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास, जो उपरोक्त ये सारे गुण हैं 12, ये होने चाहिए। यदि व्यक्ति अपने गुणों को अपने क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित करता है तो वो प्रभावकारी नेता होता है। यदि इन सब जो अभी हमने जाना, ये बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता, पहल शक्ति, सहयोग, सभी का साथ, सभी का विकास लेकर अगर हम नहीं चल रहे तो हम नेता नहीं हो सकते। समय आपको गवाही नहीं दे सकता। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखिए, नेता के अंदर ये उपरोक्त 12 जो भी विशिष्ट गुण हैं ये होने चाहिए प्रभावकारी नेतृत्व के लिए। नेतृत्व व्यक्ति समूह से निकल कर आता है। ये वर्ग साधारणतः पारस्परिक रूप से स्वीकार किए गए उद्देश्यों पर एकीकृत होते हैं। समूह का जो व्यक्ति इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है वह सामूहिक एकता को बनाए रखता है, वही समूह से समर्थन प्राप्त करता है और समूह की मान्यता पाता है। समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं, उन्हें अपना नेता मानते हैं। इस प्रकार नेतृत्व के साथ अनुयायित्व का समावेश भी है। गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता थे और पूरे देश ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनका अनुसरण किया। इस प्रकार एक शैक्षिक व्यवस्था में हमें नेता अनुयायी देखने को मिलते हैं। मुख्य अध्यापक पूरे विद्यालय का नेतृत्व करता है, अध्यापक छात्रों को नेतृत्व करते हैं, इसलिए नेतृत्व हमेशा अनुयायित्व को जन्म देता है। देखिए, एक बच्चा, एक बालक, एक किशोरावस्था का बालक, लड़का है लड़की जब आपके क्लास में आता है तो आप उसको समझते हैं, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से किससे आ रहा है, उसका भौतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि क्या है, शारीरिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको आपको सबको नोटिफाई करना होता है और आपके मन में एक पिक्चराइजेशन हो जाता है। हर एक व्यक्ति, आप सब टीचर बनेंगे, आशा करता हूँ एक अच्छे टीचर बनेंगे। टीचर का एक अद्भुत गुण होता है, वो आपके साथ रहते हुए आपकी पर्सनालिटी को जज कर सकता है। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि हमारे क्लास में माना 40 का स्ट्रेंथ है, तो हमें हर व्यक्ति की, हमारे एक बच्चे की, हमारे एक छात्र की गतिविधियां, उसका बौद्धिक स्तर, उसका शारीरिक स्तर, उसका मानसिक स्तर के बारे में जानकारी होगी। और यही चीज जब शैक्षिक रूप से आगे चल के प्रधानाचार्य के रूप में आप बढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे तो विद्यालय के पूरे बारे में कि हमारी कक्षा 8 कैसी, कक्षा 6 कैसी, कक्षा 7th कैसी है, 10th कैसी, 12th कैसी, वो सब उसका एक सामूहिक मोटा मोटा उसके पास आइडिया रहता है। तो वो भी कक्षा के स्तर में कक्षाध्यापक आपका नेतृत्व करता है, वो सारे बच्चों को साथ लेकर समन्वय करता है। विषय अध्यापक विषय के रूप में आपका नेतृत्व करता है, सभी को साथ लेकर चलता है। विद्यालय के सामूहिक स्तर में कहाँ पर क्या जरूरत है, विद्यालय में अब क्या चीज का अनुकरण लाना है, किस चीज को उपभोग करना है, क्या चीजों का नया समन्वय स्थापित करना है, कौन से कार्यक्रम होने हैं, तो सांस्कृतिक, बौद्धिक, खेल प्रतियोगिताएं, ये सब चीजें अपने बच्चों का समन्वय, मार्गदर्शन, शैक्षिक पृष्ठभूमि के अंदर क्या करना, ये सब प्रधानाचार्य के कार्य है। शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ है नेतृत्व एक संगठन में गतिविधियों को मार्गदर्शन, संरचना और सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की एक जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। जब उस प्रक्रिया को सिद्धांत और शिक्षण के आधार पर लागू किया जाता है तो एक शैक्षिक नेता पेडोलॉजिकल लीडर उभरता है, जबकि यह शब्द अक्सर किसी विद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख या प्रधानाचार्य के साथ जुड़ा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई शिक्षक अध्यापक नेता की भूमिका निभा सकते हैं। शैक्षिक नेता एक भूमिका है जो शिक्षण के सभी पहलुओं के प्रभावी प्रदर्शन पर बनी है।
शिक्षण शास्त्र पेडोलॉजी को इस संज्ञान को इस बात की समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षण कैसे होता है, और दर्शन और अभ्यास जो सीखने की समझ का समर्थन करता है अनिवार्य रूप से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन है। नेतृत्व को अक्सर व्यक्तियों का समूह का मार्गदर्शन करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन या मार्गदर्शन के रूप में शैक्षिक नेतृत्व की धारणा पेशकश की जाती है। शैक्षिक नेता पेडोलॉजिकल लीडर क्या है? पेडोलॉजिकल लीडर एक ऐसा व्यक्ति को माना जाता है जो अपने कार्यों, भाषणों, अपनी वैचारिक शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। शैक्षणिक नेतृत्व पेडोलॉजिकल लीडरशिप को नेता के छिपे हुए दृष्टिकोण के आधार पर विशेष तत्परता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है। नेता की भूमिका में नेतृत्व और अधिकार की भावना शामिल होती है। तो शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता, नीड ऑफ द एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता को निम्नलिखित रूपों में संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन में अनुकूल शिक्षा का विकास। समाज के मूल्यों तथा धारणाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस दृष्टि से समाज के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण आदि में किस प्रकार के परिवर्तन होने आवश्यक हैं, इन सभी बातों का ज्ञान शैक्षिक नेता का होना चाहिए। मतलब वही मैंने आपसे कहा कि इस समय हमारे समय में कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। जैसे वैदिक काल में शिक्षा, बालक, छात्र, बच्चे अपने गुरु के पास रहते थे। आज का पाठ्यक्रम हमारा तकनीकी बेस है, टेक्नोलॉजी बेस है। आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो आप उस चीजों में आत्मसात नहीं कर सकते, आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इन सभी बातों का ज्ञान शैक्षिक नेता को होना चाहिए। दूसरा, सामूहिक कार्य में समन्वय। सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते, उनमें विभिन्नता होती है। कुछ अध्यापक या अध्यापन कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, कुछ विनोदी, परोपकारी तथा मृदुभाषी होते हैं, कुछ झगड़ालू तथा मितभाषी होते हैं। इस भिन्नता के रहते हुए विद्यालय के सामूहिक कार्य में सभी को एक सोच में ढालने की पारस्परिक एकता, सद्भाव को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नियोजन व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता। विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथा उपयोगी कार्यों के लिए योजना का निर्माण करना होता है। कार्य सफलता के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, कार्यान्वयन में निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसके लिए सजग रहना पड़ता है। वास्तव में इन कार्यों को उचित रूप में करने के लिए योग्यता, नेताओं की दक्षता, प्रवीणता, व्यवस्था के कार्यों में कुशलता की आवश्यकता होती है। शैक्षिक स्तर पर निरंतर उन्नति। शैक्षिक नेता यह आशा की जाती है कि वह अद्यतन शैक्षिक सामग्री से पूर्णतया परिचित रहे तथा अपने सहकर्मियों को भी अवगत कराए। इसी तरह नंबर 5, सामाजिकता। सामाजिक जागरूकता एवं कार्यारंभ की प्रवृत्ति का विकास। समाज के नियमों में बद्ध होकर अनुशासन का पालन करने तथा सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। जैसे हम नेता हैं तो हमने कुछ चीजें को देखा, उसकी एक नियम है, पैटर्न है, उसके आधार पर हमें अपनी चीजों को ढालन का। नैति नेता, जो नेता वो होता है जो सबको आगे ले जाने वाला होता है। अब हम जानेंगे शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्षेत्र। फंक्शनल ऑफ एजुकेशन लीडरशिप। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों को निम्नलिखित 9 क्षेत्रों द्वारा हम गिन सकते हैं और यह बांटा गया है। कार्यों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। किसी भी कार्य को करना है तो हमारा अगर उद्देश्य नहीं होगा तो हम उस कार्य के लिए हमारे अंदर वो फ्लेम, वो आग ही नहीं होगी। नीति निर्धारण करना, कार्यों का निश्चय करना, प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचे में समन्वय करना, प्रभाव का मूल्यांकन करना, शिक्षा हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, सामाजिक शैक्षिक सामानों का उपयोग करना, समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना, संबंधित नए शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विनिमय करना। तो इसमें जाहिर सी बात है, आप जब नए लोगों से मिलेंगे, अपने साथ नए लोगों को जोड़ेंगे तो उनसे आपको नए विचार आएंगे, नई चीजों को सीखेंगे। क्योंकि सीखना, लर्निंग इज ए प्रोसेस अंटिल आवर लाइफ इज एंड। जब तक हमारी लाइफ का अंत नहीं है तब तक हम सीखते ही रहते हैं। तो अब जैसे किसी का प्रभाव का मूल्यांकन करना, जैसे इस क्षेत्र का, जैसे हमने किसी बच्चे को कोई कविता पढ़ाई, कोई मैथ का सब्जेक्ट क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। हमने कार्य का, आज हमने ये बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई, आज बच्चे को हमने जो है साइंस की का कोई नियम समझाया, तो ये सब चीजें बताएंगी कि हम उसको करना क्या है। संबंधित क्षेत्रों में पढ़ाया। अब आगे देखते हैं, उपयुक्त कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नेता का निम्नलिखित कार्यों में शामिल होना आवश्यक है। सीखने का अध्ययन केंद्रित नेतृत्व प्रदान करना। नंबर 2, सामग्री दृष्टि और गतिशीलता का प्रारूप बनाना। नंबर 3, व्यवसायिक शिक्षण समुदाय का विकास करना। नंबर 4, वैचारिक नेतृत्व प्रदान करना। प्रबंधन में परिवर्तन के लिए समर्पण प्रतिबद्धता। नंबर 6, बकाया अध्ययन के लिए वातावरण निर्मित करना।
नंबर 7, छात्र शिक्षक की अध्ययन जिज्ञासा के लिए सहयोगात्मक संस्कृत का निर्माण करना। नंबर 8, विज्ञान शिल्प एवं कला अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना। अध्ययन में विज्ञान शिल्प तथा कला पर लक्ष्य केंद्रित करना। अध्ययन में सुधार हेतु बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना। अब इनमें से हम जानेंगे कि आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक बोनस टिप के रूप में मैं आपको हमेशा दूंगा कि बीएड और बीटीसी दोनों ही, चाहे एमएड हो, आपका जो पेडोलॉजिकल जो टर्मोलॉजी है, समन्वय, शिक्षण, अध्ययन, गतिशीलता, मूल्यांकन, अधिगम, शैक्षिक समायोजन, नेतृत्वकर्ता, कार्यों को, ये सब कुछ जो पेडोलॉजिकल टर्मोलॉजी, इसको अगर आप अपने समन्वय के रूप में याद कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का ये लेसन है और ये हमारा पेपर है, इस पेपर में ज़्यादातर टर्मोलॉजी किसकी यूज होती है, शिक्षा की, शिक्षण शास्त्र में कौन से ज़्यादा शब्दों का, उसके 100-150 शब्द होते हैं। उन शब्दों को आप अगर याद कर लेंगे तो आप, उम्मीद है कि आप उस शब्दों में याद करने के दौरान अच्छा लिख सकेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अधिकतर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में या तो कार्यरत होंगे या तो आप किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके पास इतना समय तो होगा नहीं कि आप पर्पसली इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा एक आपसे एक बोनस टिप के रूप में है कि तब तक मत रुकिए जब तक आपके पेन में स्याही है और आपकी जो पुस्तिका मिलती है, बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन आंसर शीट, उसमें बराबर लिखती रहिए और अपने शब्दों को उन्हीं शब्दों में खेलना होता है आपको, और पूरा भरपूर लिखिए। नंबर आपको भर भर के झोली झोली मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं कि आप सब लोग अच्छा करें। धन्यवाद।